हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हुआ हूँ एक नए पेपर सेट के साथ में। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि दिसंबर में हमारे एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम आने वाले हैं और एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए लेकर आए हैं टारगेट बैच। इस टारगेट बैच में हम एसएससी स्टेनो ग्रेड सी और ग्रेड डी को टारगेट करने वाले हैं 2024 को। इस टारगेट को हासिल करने के लिए हम पर डे आपके लिए रात को 9 बजे आते हैं। रोजाना रात को 9 बजे हम एसएससी स्टेनोग्राफर का एक पेपर अपलोड कर देते हैं जिसमें 50 क्वेश्चन रहते हैं और 50 मिनट के अंदर 50 क्वेश्चन कराने की मेरी जवाबदारी रहती है। मेरी कोशिश ये रहेगी कि 50 मिनट में 50 क्वेश्चन मैं आपको फुल एक रिवीजन करा के दूँ। एक पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हैं एसएससी स्टेनो के नाम से। अभी तक सेट नंबर 1 से लेके 14 तक मैं उसमें प्रोवाइड कर चुका हूं डेटा। अब आज सेट नंबर में 15 प्रोवाइड करने जा रहा हूं। एक ज़रूरी चीज़, मैं अपने वीडियोस में इधर उधर की बातें नहीं करता हूं, मैं सीधा अप टू द मार्क और एग्जाम से रिलेटेड ही बातें करता हूं। मैं सीधा मैं क्योंकि मुझे मालूम है टाइम की एक बहुत वैल्यू होती है भाई, हर स्टूडेंट की लाइफ में, हमारे लिए भी टाइम की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। तो इधर उधर बातें ना करते हुए सीधा हम अपने पेपर सेट पर कंटिन्यू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, सेट नंबर 15 है और क्वेश्चन नंबर 1 है, ही पील्ड डैश एप्पल एंड कट इट इनटू द स्लाइस। उसने एप्पल को क्या करा, छीला और उसको क्या करा, टुकड़ों में बदल दिया। तो देखेंगे एप्पल में आपको यहाँ पे आर्टिकल का यूज बताना है। एक बार फिर से आपको एक रिवीजन, हल्का सा क्विक रिवीजन। आ से लेके अंघा तक आता है तो एन आता है। वहीं कहीं हमारे पास में का से लेके ज्ञा तक आता है तब आप किसका यूज करते हैं, ए का यूज करते हैं। अभी क्या आ रहा है, एप्पल, ए का साउंड आ रहा है, आपको किसका यूज करना पड़ेगा, आ से लेके अंघा तक आ रहा है, आपको एन का यूज करना पड़ेगा। सो माय फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। क्या हो जाएगा फाइनल आंसर मेरा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? Let's see another one. Here we are going to face the question number 2, which is related with the idioms. Now you have to give the answer of given idioms. You need not to aware of the Argus eye people in the organization. तो पहली बात तो आर्गस आई का मतलब क्या होता है। आर्गस आई का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो दूसरे के ऊपर निगरानी रखता है, निगरानी रखने वाला। हमेशा वो ये देखेगा कि आप क्या कर रहे हो, वॉचमैन टाइप का, है ना। कुछ होते हैं ना लोग जिनके अंदर वॉचमैन वाले गुण होते हैं, वो 24 घंटे देखते रहते हैं दूसरे को, ठीक है। तो वो स्थिति को क्या बोला जाता है, एंग्री। एंग्री का मतलब गुस्सा होता है, नहीं। कंटेंट, कंटेंट का मतलब दो चीज़ होती है। एक तो कंटेंट का मतलब होता है बेटा संतुष्ट यानी सेटिस्फाइड। एक कंटेंट का मतलब क्या होता है, स्टडी का जो मटेरियल होता है, जैसे हम यूट्यूब पे पढ़ाते हैं तो यूट्यूब का कंटेंट बनाना पड़ता है। विजिलेंट का मतलब क्या होता है कि कोई वॉचफुल हो यानी सजग हो, जागरूक हो। तो यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और काइंड का मतलब क्या होता है कि जो बिल्कुल सॉफ्ट हार्टेड हो, है ना, बिल्कुल विनम्र हृदय का। ऑप्शन नंबर 3 विल बी फाइनल आंसर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्या बोल रहा है, आपको पेसिव ऑर्डर बनाना पड़ेगा बेटा। पेसिव ऑर्डर बनाने के लिए वाज या वर्ग के साथ में क्या आती है, वर्ग की फोर्थ फॉर्म आती है। एक्टिव वॉइस में क्या आता है, जब हमारे पास में वाज या वर आ जाए तब हम आगे किसका यूज करते हैं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म का। लेकिन इफ यू आर गोइंग टू मेक द पेसिव वॉइस, जस्ट यू हैव टू ऐड वाज और वर, देयर आफ्टर यू शुड अप्लाई बीइंग, एंड इन द लास्ट ऑफ द वर्ड यू आर गोइंग टू यूज वर्ब थर्ड फॉर्म। Now just find out these value in given sentence. Here was is given, is given over here. This is totally wrong. Now comes to the another one. Graduation was being completed. चलिए, इसमें वैल्यू आ रही है सारी चीजें, इसको भी चेक करते हैं थोड़ी देर बाद में। यहाँ पे वर आ रहा है, डायरेक्ट थर्ड फॉर्म आ रही है। दैट इज गोइंग टू बी द रॉन्ग पोर्शन ऑफ द सेंटेंस। Graduation was completed. Here another we have wrong portion of the sentence. So our final answer is option number 2. ऑप्शन नंबर 2 ही क्या कर रहा है, जो भी चीज़ों के हमको रिक्वायर्ड है वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट को वो फिलफिल कर रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे चर्चा करते हैं। 4 क्या कह रहा है। 4 वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सेंटेंस के अंदर पूरा एक स्टोरी अरेंजमेंट दिया हुआ है, उसको सॉल्व करेंगे। ग्रेट पीपल कैन डायरेक्ट द मासेज विद देयर स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन एंड विल। महान लोग, जो लोग होते हैं, भीड़ को अपने स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, पक्के इरादों से लोगों को अपनी तरफ पर खींच लेते हैं, अपनी डायरेक्शन में चला लेते हैं। अब देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं सॉल्व करने के लिए। पहले व्यक्ति का फुल फॉर्म आता है, फिर शॉर्ट फॉर्म आता है। जैसे मैंने बोला मोहनदास करमचंद गांधी बहुत अच्छे नेता थे। फिर दूसरी बार मैं बोल रहा हूं एम के गांधी ने देश की आजादी में बहुत बड़ा योगदान दिया। जब पहले बोला तो मैंने मोहनदास करमचंद गांधी एक पूरा नाम लिया मैंने, लेकिन जब अगली बार बोला तो मैं गांधी जी बोल सकता हूं या केवल एम के गांधी बोल सकता हूं। तो देखिए यहाँ पे मैंने गांधी जी बोला, अभी ये जरूरत नहीं है। ही एक प्रोनाउन है, इससे सेंटेंस शुरू नहीं होगा।
अच्छा, दावे को अभी थोड़ा सा होल्ड करके रखते हैं। इधर से देखिए, महात्मा गांधी, ये फुल फॉर्म आ रहा है। जब व्यक्ति का नाम का फुल फॉर्म आता है तो उसको पहले रखा जाता है। महात्मा गांधी जी इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस। अब आएगा ऑप्शन नंबर बी, ही हिमसेल्फ टुक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ब्रेकिंग द शेकल्स ऑफ इंडिया। महात्मा गांधी एक बहुत अच्छा उदाहरण है इसके दृढ़ संकल्प के। उन्होंने भारत में जो दास्ता की बेड़ियां थी, गुलामी की बेड़ियां, शेकल्स का मतलब क्या था, जंजीरें, उनको तोड़ा। द वे एंड द मेथड ही चूज दैट वाज नॉट वायलेंस और हार्नेस। जो रास्ता उन्होंने अपनाया वो हिंसा का नहीं, ना ही काफ़ी ज़्यादा पीड़ा का माहौल था। गांधी जी इंट्रोड्यूस द वेरी पावरफुल कंसेप्ट सत्याग्रह। सत्याग्रह विच वाज नॉट अ न्यू वन टू इंडिया। With this, in these days where no media channel and the no social media existed, he could pull the million of together mighty goal. देखिए, जब भारत जब गुलाम था तब किसी भी प्रकार का कोई सोशल मीडिया नहीं था हमारे पास में, है ना, इंस्टाग्राम वगैरह कुछ नहीं, तो ये तो अब आए हैं हमारे पास में आफ्टर 2001, है ना। तब लोगों को इकट्ठा करना एक बहुत बड़ी बात होती थी। तो गांधी जी के पास में वो कैलिबर था, ऐसी स्थिति थी कि उन्होंने क्या किया, सब लोगों को इकट्ठा कर लिया। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5, और 5 क्या कह रहा है इसको जान लीजिए हैं। द मदर एज वेल एज द सन वर आस्क्ड टू अपीयर बिफोर द मजिस्ट्रेट फॉर इंटेरोगेशन। माता और बच्चे पुत्रों को भी माता को भी और पुत्रों को भी मजिस्ट्रेट के सामने पूछताछ के लिए बुलाया गया। एक फॉर्मूला बना लीजिए, गलत नहीं होगा। अगर आप एसएससी जीडी जैसा एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये आएगा ही आएगा, आप बच नहीं सकते। ठीक है, क्या है, कभी भी सेंटेंस के बीच में एज वेल एज आ जाए, ये एज वेल एज आ गया। इससे पहले जो भी सब्जेक्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग वर्ब आती है। मदर क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो मैं ये वर्ब को किस में कन्वर्ट कर दूंगा, वाज में कन्वर्ट कर। सो माय फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर। इज इट क्लियर टू यू? ओके, लेट्स सी अनदर वन। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सब कुछ यार लाल लाल सा हो रहा है इसके अंदर। चलिए, कुछ ग्रीन तो आया, मर गए, फिर लाल आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 पर आइए। पीपल कंसिडर दैट, जैसे ही दैट आ गया यहां पर कंसीडर्ड आ सकता है, कभी आस्क्ड आ सकता है, कभी यहाँ पे नो वर्ड आ सकता है, ठीक है, या से आ सकता है। तो कभी भी अगर पैसिव वॉइस बनाते समय अगर आपके पास में ऐसा कोई सेंटेंस हो जिसमें बीच में दैट आ रहा हो, उससे पहले सब्जेक्ट आ रहा हो और एक ही वर्ब आ रही हो, उसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा हो, क्या आ रहा हो, केवल एक वर्ब आ रही हो, तो उस सेंटेंस को हमेशा इट इज से स्टार्ट करना चाहिए। किससे स्टार्ट करना चाहिए, इट इज से। देख लीजिए, राधा है, क्रिएटिविटी नहीं आ रहा। देखिए, इट इज कंसिडर्ड, थर्ड फॉर्म का यूज करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। पेपर के अंदर ज़्यादा दिमाग मत लगाना, मैंने जितना बताया उतना याद रखना। पीपल सेंटेंस की शुरुआत में मिलेगा। अगर एक वर्ब आती है और फिर अचानक से दैट आ जाता है और फिर दूसरा सेंटेंस शुरू हो जाता है, ऐसी स्थिति में आपको इट इज से स्टार्ट करना है। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। इज इट क्लियर टू यू? नाउ कम्स टू द अनदर वन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, द प्लेयर्स विल लीविंग द स्टेडियम इन नो टाइम। प्लेयर्स बहुत जल्दी ही स्टेडियम से जाएंगे, तो विल लीविंग नहीं बेटा, जाएंगे तो क्या बोलेंगे, विल लीव। विल के साथ में कौन सी फॉर्म आएगी बेटा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। सो यार फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। इज इट क्लियर टू यू? क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हमारा फाइनल। क्वेश्चन नंबर 8 पर आइए। 8 में आपको क्या बताना है बेटा, इनडायरेक्ट स्पीच बतानी है। देखो, मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट डिलीवर कर सकूं, इसलिए मेरी स्पीड थोड़ा फास्ट रहती है। ठीक है, प्लीज आप पहले से ग्रामर के रूल वगैरह पढ़िए। आप 2 चैप्टर्स अच्छे से तैयार कीजिए, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस एंड नरेशन वाला। ठीक है, वॉइस चैप्टर तैयार कीजिए और नरेशन चैप्टर तैयार कीजिए। सर इसके अलावा क्या तैयार करना है, इसके अलावा सीधा आप चैप्टर पढ़िए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सर इसके अलावा कुछ और है, इसके अलावा आप पढ़िए टेंसेस। ये अगर 4 चीजें आपकी परफेक्ट है ना, मैं गारंटी दे रहा हूं कि करीब 60% आपका इंग्लिश का सिलेबस, आपका जो ग्रामर है, जिस तरह की ये लोग पूछते हैं वो कवर हो जाएगा। जिस तरह की ग्रामर ये लोग पूछते हैं वो कवर हो जाएगा आपका 60%, ये मान के चलिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, माई फ्रेंड्स गणेशा सेड आई कुड सॉल्व द बिगेस्ट प्रॉब्लम वेरी इजीली। मेरे फ्रेंड गणेश ने कहा कि मैं बड़ी से बड़ी समस्या को आसानी से हल कर सकता हूँ। तो भाई सही बात है, भगवान गणेश तो सब कुछ कर सकते हैं। तो देखिए, माई फ्रेंड गणेश सैड सैड सैड, इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट दैट दैट। अब ये जो आई है ये बदलेगा माई फ्रेंड से। माई फ्रेंड कौन है, लड़का है, ही। सेंटेंस में क्या दिया है, कुड, कुड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है। यहाँ पे क्या दिया हुआ, कुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ। ठीक है, इसको होल्ड करके रखते हैं। यहाँ पे वुड आ रहा है, वुड वाला गलत होगा। यहाँ पे कैन आ रहा है, ये गलत हो गया, ये वाला भी गलत हो गया।
तीसरा क्या, कुड के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। सो माय फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। सर क्या कुड को कैन में बदलेंगे? नहीं बेटा, कैन से कुड में जा सकते हैं, कुड से कैन में नहीं आ सकते हैं। ठीक है, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9। और 9 में क्या दिया हुआ है बेटा, आपको बताना है, इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनानी है। तो 9 में कैसे बनाएंगे इनडायरेक्ट स्पीच? शी की जगह सी, सेड की जगह सेड, सेड 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 सेड, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट आता है, यहाँ सीधा आई आ रहा है, यहाँ शी आ रहा है, ये थर्ड और फोर्थ तो गया। फर्स्ट और सेकंड देखना है, दैट की जगह दैट आ गया, दैट की जगह दैट आ गया। इस सी का कनेक्शन है आई से, आपको यहाँ पे आई दिया है, आई तो चेंज करना ही पड़ेगा ना, यहाँ पे आई कॉमन कैसे हो जाएगा, चेंज करना पड़ेगा, तो वो किस में बदलेगा? शी में बदलेगा। ठीक है, और ज़रूरी चीज़ समझिए, सेकंड फॉर्म बदलती है बेटा हैड प्लस V3 में। ठीक है, तो देखिए कॉल्ड कौन सी फॉर्म है बेटा? सेकंड फॉर्म है, इसको हमने किस में बदला? हैड प्लस V3 में। एक और चीज़ देखिए, यस्टरडे किस में बदलता है? द डे बिफोर में बदलता है, तो ये बदल दिया हम लोगों ने। बट की जगह बट हो गया, देयर की जगह देयर, वाज नो रिस्पॉन्स, और लास्ट में आता है फुल स्टॉप। सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 10। 10 क्या बोल रहा है बेटा, आपको जो सेंटेंस दिया गया है उसमें जो वर्ड अंडरलाइन है उसका आपको प्रॉपर सब्स्टिट्यूट निकालना है। रिपन्स नेचर एंड हिज स्ट्रेंज हैबिट्स कैन ऑफन अनइंटेंशनली हर्ट द अदर। रिपन का नेचर और उसकी अजीब हरकतें, स्ट्रेंज हैबिट का मतलब क्या हो गया बेटा? अजीब हरकतें कभी कभी ना चाहते हुए भी दूसरे लोगों को हर्ट कर देती हैं, परेशान कर देती हैं। तो यहाँ पे देखेंगे स्ट्रेंज हैबिट का मतलब क्या होता है। स्ट्रेंज हैबिट का मतलब क्या होता है? अजीब हरकतें, अजीब हरकत। ठीक है, ये हो जाता है। तो देखेंगे यहाँ पे, अच्छा ये बीट निक नाम का वर्ड मैं आपको क्लियर कर दूं। पहली बात तो मैंने बहुत कोशिश करी इसके बारे में ढूंढने में, तो बहुत सारा डिटेल है। बीट निट एक जनजाति भी है, मतलब एक एरिया भी है, एक सभ्यता भी है, एक पीढ़ी है। ठीक है, तो अगर आपको इसको कुछ और मीनिंग मिलता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, आप इसको सर्च करके इसका अगर कुछ और मीनिंग आपको समझ में आता है तो। अब एबनॉर्मलिटी का मतलब क्या होता है? जो नॉर्मल ना हो, यानी कि असामान्य, असामान्य जो सामान्य ना हो। एनोमली का मतलब क्या होता है? अनियम, जो कोई नियम को नहीं मानता हो, अनियम, जो नियम से नहीं चले। इसेंट्रिक का मतलब क्या होता है? सनकी व्यक्ति, है ना। सो आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। अजीब हरकतें करता है, सनकी टाइप की हरकतें करता है, तो कौन बोलेगा भैया रिपन से? रिपन का नेचर बहुत खराब है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आइए। 11 में क्या बताना है? वर्ड है हमारे पास में एरुडेट। एरुडेट का मतलब क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो काफ़ी ज़्यादा क्या हो? पढ़ा लिखा हो, है ना। ऐसा व्यक्ति जो काफ़ी ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, पढ़ा लिखा व्यक्ति। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास स्कॉलरी। स्कॉलरी का मतलब भी क्या होता है? विद्वान हो, जिसको ज्ञान हो काफ़ी ज़्यादा, दैट इज कॉल्ड विद्वान। एफर्वेसेंट का मतलब क्या होता है? जो काफ़ी ज़्यादा चमकता हुआ हो, लाइटिंग। ठीक है, चमकता हुआ। एनर्जेटिक का मतलब होता है जो जोशपूर्ण हो, जिसमें एनर्जी हो, फुल ऑफ चार्ज। सेरेन का मतलब क्या होता है? कि जो निर्मल हो, जो बिल्कुल गंदा नहीं हो, बिल्कुल साफ सुथरा हो, निर्मल हो। अभी हमको क्या चाहिए? इरूडाइट मतलब पढ़ा लिखा, हमको चाहिए सिनोनिम। सो आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर। इज इट क्लियर टू यू? आ रहा है समझ में? हेलो, आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है? समझ में आ रहा है? बेटा स्पीड में पढ़ना पड़ेगा, ऐसे नहीं डेस्क पे ऐसे हाथ रख के बैठे हुए हो पढ़ रहे हो। एक्टिवली पढ़ना पड़ेगा ना, पेपर आ गया अब तो, अब तो पेपर आ गया, अब तो बारात आ गई बेटा, अब तो डांस करना ही पड़ेगा, है ना। जब से सोच रहे थे बारात कब है, बारात कब है, अब तो बारात आ गई, अब तो डांस करना पड़ेगा, अब तो डीजे बजेगा बेटा। देखो पेपर में कैसा डीजे बजता है। पेपर ना आसमानी आ रहा है, तूफानी। एंटोनिम्स यानी उल्टा आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा, वेन के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। वेन का मीनिंग बर्बाद भी होता है, या किसी चीज़ को व्यर्थ करना भी होता है। ठीक है, अच्छा इसका एक और मीनिंग होता है घमंडी। कोई व्यक्ति क्या हो? काफ़ी घमंडी टाइप का हो, जो अपने आप से मतलब रखता हो। अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे एंटोनिम बताना है। अच्छा अच्छा, एंटोनिम बताना। एक्सट्रोवर्ट का मतलब क्या होता है? बहिर्मुखी, जो मतलब क्या, मुंह फट टाइप का व्यक्ति, जो कुछ भी आए बोल देगा। सेल्फिश का मतलब क्या होता है? मतलबी व्यक्ति, मीन। स्टबन का मतलब होता है जिद्दी, अडामेंट, जिद्दी टाइप का व्यक्ति हो। और मोडेस्ट का मतलब क्या होता है? मोडेस्ट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो पोलाइट हो, विनम्र हो। तो एक व्यक्ति घमंडी है, आपसे बात ही नहीं कर रहा, और एक व्यक्ति क्या, मोडेस्ट है, बिल्कुल, है ना, बहुत अच्छा व्यक्ति है, पोलाइट है, आपसे बातचीत कर रहा है, आपसे चाय पानी का भी पूछ रहा है। चलिए नेक्स्ट सी क्वेश्चन नंबर 13। 13 में क्या बोला गया?
आई गो टू हिज हाउस पर्सनली सो दैट आई कुड, देखिए कुड कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस है, परसुएड हिम टू कंटिन्यू हिज स्टडी, मैं पर्सनली उसके घर पे गया ताकि मैं उसको उसकी पढ़ाई के लिए मना सकूं, पास्ट टेंस की घटना है, कुड पास्ट टेंस है, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे ये भी पास्ट टेंस में ही आएगा, तो वेंट विल बी पास्ट टेंस, ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी फाइनल आंसर। क्लियर? लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्या बोल रहा है, सौम्या विल बी स्पीक। अब यहाँ पे स्थिति में हम कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पर विल बी स्पीक नहीं होना चाहिए, केवल होना चाहिए विल स्पीक, बी स्पीक नहीं होना, विल स्पीक होना चाहिए, दिस विल अवर फाइनल आंसर। रे 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 कंप्यूटर महाराज, कंप्यूटर जी 2 मिनट रुक जाइए बस, कहाँ गए, कहाँ चले गई हमारी लिखने वाली पेंसिल, ये लगाना था हमको ऑप्शन नंबर 4। क्लियर? आगे बढ़े, अरे राम, चलो हार नहीं मानना सोनू, इसको भी कवर कराते हैं। नन ऑफ देम आर हेयर एट दिस मोमेंट, दिस मोमेंट आ गया यानी प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस का सब हटाइए यहाँ से, ये हटाइए, ये भी पास्ट टेंस, ये प्रेजेंट टेंस है, हैव के साथ में आप हेयर का यूज कर रहे हैं, नहीं, इज हेयर, कोई भी यहाँ पे उपस्थित नहीं है, ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी फाइनल आंसर। क्लियर? आगे बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बोला गया है ऑडेशियस, ऑडेशियस का मतलब क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो काफी ज्यादा बहादुर हो, ब्रेव हो, बोल्ड हो, हीरोइक हो, वेलियंट हो। तो देखिए भैया पहले ही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1, कितना आसान आया है। स्टिफलिंग का मतलब क्या होता है कि कोई दम घोटने वाली स्थिति हो, दम घोटू, किसी का दम घुट जाए यानी उमस हो रही हो काफी ज्यादा। लिवली का मतलब होता है जीवंत, और हॉरेंडस का मतलब क्या होता है, कोई काफी ज्यादा खराब हो, भयानक टाइप का हो, हॉरर टाइप का हो, डरावना सा हो। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी अवर फाइनल आंसर। क्लियर? देखिए अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है, आपको लग रहा है कि सर हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, इस तरह का कंटेंट लेकर आए, तो प्लीज मेरे चैनल को एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना, मैं उसी में खुश हो जाऊंगा। ठीक है, इतना तो बनता है यार, मेरा एक लाइक के हकदार तो मैं हूँ। द टीम वर्कड वेरी हार्ड ऑन द प्रोजेक्ट, देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, हाँ टीम वर्क वेरी हार्ड ऑन द, ये ठीक है, कुछ और भी कर सकता हूँ क्या मैं इसके अंदर, नहीं कोई एरर नहीं है। एक्चुअली क्या पढ़ाते पढ़ाते ना, एसएससी का पढ़ते पढ़ते और पढ़ाते पढ़ाते दिमाग के अंदर एरर लग गई है, दिमाग बिल्कुल सीआईडी वाला हो गया है, जब तक गलती नहीं ढूंढेंगे तब तक हम उस क्वेश्चन को नहीं मानेंगे। ऐसा हर क्वेश्चन होना चाहिए जिसके अंदर एरर होना चाहिए, है ना, दिमाग में एरर हो गई है पढ़ते पढ़ते। द ट्रेन विल अराइव विद 15 मिनट, अरे ट्रेन 5 मिनट के साथ आ जाएगी कि 5 मिनट में आ जाएगी, सर जी ट्रेन 5 मिनट में आ जाएगी, ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल आंसर, इन 5 मिनट। ओके, नाउ कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 18। 18 क्या बोल रहा है, ही सेड, अब देखिए यहां पर दैट होना चाहिए था यार, यहाँ तो कुछ दैट भी नहीं दिया हुआ, अच्छा 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 अच्छा, इस तरीके से बनाया गया है इसको, कोई बात नहीं, डोंट वेरी, वी विल हैंडल इट। अच्छा वाज आता है, एक्टिव पहले समझिए, डायरेक्ट नरेशन में अगर कभी भी आपके पास इज, एम, आर आएगा तो आप उसको इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय किस में बदलेंगे, वाज या वर में, पहली कंडीशन ये याद रखिए। ठीक है, दूसरी कंडीशन आप ये याद रखिए कि कभी भी माइट आता है तो डायरेक्ट नरेशन में होता है मे, और इनडायरेक्ट नरेशन में होता है माइट। क्लियर? ये दो कंडीशनों को ढूंढना चालू कर दीजिए और आपका आंसर आ जाए। सर जी वाज आ रहा था, हमने आई एम किया है, प्रेजेंट टेंस है, आई एम किया है, प्रेजेंट टेंस है, यहाँ विल आ रहा है, ये गलत हो गया, सर जी विल आ रहा है, ये भी गलत हो गया, तो अभी ये दो तो ठीक है। गोइंग फॉर द शॉपिंग यहाँ तक भी ठीक है। कैन, कैन कहाँ से आएगा भैया, आना क्या चाहिए, मे आना चाहिए, सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। क्लियर? बस इतना सा चेंज था, डरावना सा दिया हुआ था, बच्चे डर गए उसको देखकर। चलिए पॉम्पी, अरे पॉम्पी वाला मत पॉम्पी समझ लेना, ठीक है। पॉम्पी वाज अ ट्रेजेडी दैट कॉज द लाइफ ऑफ मिलियन ऑफ पीपल, ठीक है, पॉम्पी क्या ट्रेजेडी थी और जिसके अंदर काफी सारे मिलियंस ऑफ पीपल का जीवन था। तो देखिए यहाँ पर ये जो ट्रेजेडी एक ड्रामा है, यहाँ पर दैट का यूज ना करते हुए यहाँ पर यूज होना चाहिए विच का, एक तो तरीका ये है, ठीक है। एक तरीका ये है आपको इसके अंदर एरर ढूंढने का, मैं एक तरीका आपको और बता रहा हूं, ये और कैसे भी सॉल्व किया जा सकता। यहाँ पे अगर दैट अगर आप बने रहने दोगे तो ये कॉस्ट है ना, इसमें एस लगाना चाहिए आपको, क्योंकि ये ट्रेजेडी है ना सिंगुलर है और इसके साथ में वर्ब सिंगुलर ही आनी चाहिए। तो दो मेथड है इसको सॉल्व करने के, एरर तो आपका यही लगेगा, एरर तो आपका यही ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, या तो आप विच लगाइए और कॉस्ट में एस लगाइए, ठीक है, ये दो वैल्यू आप इस तरीके से उसको शॉर्ट आउट कर सकते हो, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर?
चलिए लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है। बायोगैस इज द मिक्सचर ऑफ मीथेन। बायोगैस क्या है? मीथेन का मिक्सचर है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन विद, और उसके साथ में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है और हाइड्रोजन का भी समाकलन इसके अंदर होता है। ठीक है, अब आपको क्या बताना है, इसके अंदर स्टोरी अरेंजमेंट करनी है एक प्रॉपर तरीके से। उसके बाद में अगर आप देखें 10 आ रहा है बीच में, 10 से कभी भी सेंटेंस शुरुआत नहीं होता, ये सेंटेंस के थर्ड या फोर्थ पार्ट में आना चाहिए। इट इज एक प्रोनाउन है, अभी इससे शुरू ना करें, बायोगैस से सेंटेंस को शुरू करें। यहाँ तो क्या बोल रहा है, बायोगैस इज प्रोड्यूस बाय एनऑर्बिक डिग्रेडेशन ऑफ एनिमल वेस्ट सम प्लांट वेस्ट इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। पानी की उपस्थिति में प्लांट वेस्ट से जो और एनिमल वेस्ट से जो मिलता है प्रोडक्ट हमें, वो क्या बनाता है हमारे लिए, बायोगैस बना। उसके बाद में आएगा ऑप्शन सी, एनॉर्बिक डिग्रेडेशन मीन्स द ब्रेक डाउन ऑफ द ऑर्गेनिक मटेरियल विच इज डन बाय द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के अंदर एनॉर्बिक जो कचरा है उसको तोड़कर ऑर्गेनिक मैटर के अंदर बदल देना। ठीक है, तो ए के बाद में क्या आएगा, सी। अब क्या आएगा, बी आएगा। दस बायोगैस इज नॉन पॉल्यूटिंग क्लीन एंड लो कॉस्ट फ्यूल। बायोगैस, जो बायोगैस है वो प्रदूषण नहीं करती है, साफ सुथरी है और कम कॉस्ट की होता है ये फ्यूल। फोर्थ, इट इज़ मोस्टली यूज्ड इन रूरल एरिया। इसको ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में यूज़ किया जाता है। वेयर एम्पल एनिमल एंड एग्रीकल्चर वेस्ट इज़ अवेलेबल, जहाँ पर बहुत सारा एनिमल और कल्चरल वेस्ट बढ़ा हुआ है। बायोगैस एलिमिनेट द रिस्क ऑफ द हेल्दी हैजार्ड्स ऑफर्ड बाय द बायोफ्यूल। ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी अवर फाइनल। क्लियर। अब मैं आगे की तरफ बढ़ूंगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आता हूं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कैसे काम कर रहा है उसको देखिए। ऐड आ रहा है, कॉट आ रहा है, आपको क्या बनाना है, पैसिव वॉइस। मैं थोड़ा सा यहाँ पे प्रयास करता हूँ बनाने का। अगर आपके पास में हैड प्लस V3 हो एक्टिव वॉइस में, तो वाइल मेकिंग पैसिव वॉइस जस्ट यू हैव टू ऐड हैड बीन एंड देन V3। अब हैड बीन ढूंढना चालू कर दीजिए, एक्टिव वॉइस तो दिया है, देखो हैड के साथ में कॉट दिया हुआ है, ये गलत है। फोर्थ वाला वाज दिया हुआ है, बीइंग दिया हुआ है, गलत है। सर जी यहाँ पर फर्स्ट वाले में हैज़ बीन दिया है, गलत है। थर्ड वाला ही, सेकंड वाला ही सही है, यहाँ पर हैड बीन आ रहा है और इसी चीज़ की आवश्यकता थी। ऑप्शन नंबर 2 विल बी अवर फाइनल आंसर। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 23 पे, जल्दी सॉल्व करिए आप लोग, मैं जरा H2O पी लूँ। अब आगे देखिए कैसे करना है। पवन सेड आई। पवन एक लड़का है इसलिए क्या आएगा, ही। ये बात तो कंफर्म है कि सैड के बाद में दैट आना चाहिए, सैड का सैड ही रहता है, लेकिन हैड सैड नहीं होगा, हैज़ सैड नहीं होगा, सेज नहीं होगा। ठीक है, सैड की जगह सैड होना चाहिए, इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट, आई की जगह ही, एम की जगह पे क्या होना चाहिए, वाज। ये आ रहा है। हॉट कॉफी फॉर यू, यू किस में कन्वर्ट होगा, मी में कन्वर्ट। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। क्लियर, 23 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1। 24 पर आइए। ऑल्दो ही वॉज टायर्ड बट, इसको पहले अंडरलाइन कर लीजिए, बट तक पूरा अंडरलाइन होगा, बट ही वेंट टू वर्क। देखिए बट नहीं आता, ऑल्दो के साथ में या तो यट लगा दीजिए। क्या यहाँ पे यट आ रहा है क्या? अगर यट नहीं आता तो फिर आप कॉमा का साइन लगा दीजिए। दो चीजें कर सकते हैं, ऑल्दो के साथ या तो आप यट का यूज कर लीजिए, नहीं तो आप कॉमा का साइन कर लीजिए। ऑल्दो ही वॉज टायर्ड, यद्यपि वह काफी थकी हुई थी, यट ही वेंट टू वर्क, फिर भी वह काम पर गई। तो अब देखिए कहाँ से किस में करेक्शन करने वाले हैं, क्या करेक्शन करने वाला हूँ, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्या करूंगा यहाँ पे, ये जो टायर्ड में के बाद में जो बट था, बट को हटाकर मैं यट या कॉमा लगा सकता हूँ। ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी माय फाइनल आंसर। 25 पर आइए भैया, एक्स्ट्रा वेजेंट। अच्छा मैं आपको एक चीज़ बताऊं, इसके अंदर जितने भी सिनोनिम एंटोनिम्स आ रहे हैं, जो मैंने आपको पीडीएफ प्रोवाइड की गई है उस पर टेलीग्राम चैनल पर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा हुआ है टेलीग्राम चैनल का, आप क्लिक कीजिए, वहाँ पर जाकर फाइल्स में जाइए। बहुत सारी ईडियम एंड फ्रेसेस, बहुत सारी फाइलें नहीं है, एक दो ही फाइलें डली हुई हैं उसके अंदर ईडियम एंड फ्रेसेस का, उसका डेटा कलेक्ट करिए, उसको याद कर लीजिए, उसमें से ही आ रहा है। 100-150 है, इससे ज़्यादा है ही नहीं है। एक्स्ट्रा वेजेंट के बारे में चर्चा करते हैं। एक्स्ट्रा वेजेंट का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा वेजेंट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो काफ़ी ज़्यादा खर्चीला हो, है ना, कैसा हो, ऐसा व्यक्ति जो काफ़ी ज़्यादा खर्चीला हो। ठीक है, तो इसके बारे में हमको चर्चा करनी है। लेविश का मतलब क्या होता है? लेविश का मतलब होता है कोई चीज़ काफ़ी ज़्यादा महंगी हो, एक्सपेंसिव हो। कॉस्टली का मतलब भी महंगा होता है। फैंसीफुल का मतलब क्या होता है? काल्पनिक, कैसा हो, काल्पनिक घटना, इल्यूशन हो, कोई भ्रम हो। और इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो क्या हो, कंजूस हो।
तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी अवर फाइनल आंसर, ये ज़्यादा सही रहेगा। खर्चीले का उल्टा क्या हो जाएगा? कंजूस। ऑप्शन नंबर 4। 26 पर आइए। 26 क्या कह रहा है? आपको दिए गए सेंटेंस में एरर फाइंड करनी है। और कैसे करेंगे? ही टोल्ड। टोल्ड कौन सा टेंस है बेटा? पास्ट टेंस। तो आगे आने वाला सेंटेंस भी किस में बनना चाहिए? पास्ट टेंस। ये प्रेजेंट आ रहा है, इज गॉन आ रहा है, ये गड़बड़ है यहाँ पर। इन दोनों को हटा के क्या करेंगे? वाज गोइंग। दिस विल अवर फाइनल। क्लियर टू यू? ऑप्शन नंबर 2 विल बी अवर फाइनल आंसर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 27। और 27 क्या कह रहा है? 27 आपसे इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में चर्चा कर रहा है। इसको भी देख लेते हैं कैसे सॉल्व करना है। देखिए, द लाइब्रेरियन सेड टू हर कैन यू रिटर्न द बुक? क्वेश्चन मार्क। देखिए, जब क्वेश्चन मार्क लगाओ तो 100% उसमें आस्क्ड आएगा। क्या आएगा? आस्क्ड। शुरू हो जाइए ढूंढना चालू। आस्क्ड आ रहा है, आस्क्ड आ रहा है, ग्रीटेड आ रहा है, आस्क्ड आ रहा है। ग्रीटेड वाले को हटा दीजिए, ये गलत है आपका ऑप्शन नंबर। हर आ गया। अच्छा, जब क्वेश्चन मार्क आता है तो उसके अंदर हमेशा इफ अप्लाई किया जाता है, दैट कभी नहीं आता। तो देखिए, दैट आ रहा है और इफ, दैट और इफ एक साथ में कभी नहीं आते हैं, इसको हटाइए। यहाँ पे दैट आ रहा है, इसको भी हटाइए। यहाँ पे केवल इफ आ रहा है। कैन किस में बदलता है बेटा? कुड में बदलता है। तो मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 28 पर आइए। 28 क्या बोल रहा है? अ चाइल्ड लर्न अ चाइल्ड लर्न्स द बेसिक्स ऑफ हिज मदर टंग मेनली फ्रॉम इंटरेक्शन विद द। एक बच्चा अपनी मातृभाषा को सीखता है जब वह अपनी माता से बातचीत करता है। इन्हें सीखी कि सीख। ओके, हमारा जो आंसर होगा ना बेटा, ये लर्नड नहीं होना चाहिए, इसको क्या होना चाहिए? लर्न्स होना चाहिए। एक बच्चा क्या करता है? भाषा को सीखता है। सीखता था नहीं, सीखता है। एस लगाइएगा इसमें। तो मेरा कौन सा ऑप्शन लगा दूं? टिक बेटा। ऑप्शन नंबर 3 विल बी माय फाइनल। क्लियर? ओके, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 29 पर। और 29 किस तरह के कंटेंट को बता रहा है? 29 में भैया देखेंगे सेंटेंस को, आपको दिए गए सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। क्लियर? जब क्वेश्चन मार्क लगा हो तब सेंटेंस के बीच में या तो इफ आता है या वेदर आता है। एक जरूरी चीज है, जब सेज आ जाता है तो सेज टू बदलता है हमेशा आस्क्स में। एज आस्क्ड में नहीं बदलेगा, गलत है। आस्क्ड में नहीं बदलेगा, गलत है। आस्क्स आस्क, ये भी सही है, ये भी सही है। द रेलवे क्लर्क, फिर अचानक से वाज आ गया, इसमें इफ का यूज तो किया ही नहीं गया, तो गलत है। फोर्थ वाले में देखिए इफ का यूज किया गया, द ट्रेन इज लेट। सर इसका वाज में क्यों नहीं बदला? सर इसको भी तो बदलना था आपको, इसको वाज में नहीं बेटा। जब पास्ट टेंस होता है, अगर यहाँ पे सेड टू होता ना बेटा, तो फिर मैं यहाँ पर ये इसका मैं वाज बना देता। यहाँ सेज है बेटा, प्रेजेंट फॉर्म है। और प्रेजेंट फॉर्म में केवल सब्जेक्ट बदले जाते हैं, वर्ब और टेंसेस नहीं बदले जाते। ऑप्शन नंबर 4 विल बी माय फाइनल आंसर। क्लियर? अब आपको इनडायरेक्ट स्पीच बनानी है। अब कैसे बनेगा? देखिए, इनडायरेक्ट स्पीच, इसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। सबसे ज्यादा इंटेरोगेटिव फॉर्मेशन वाले क्वेश्चन आए तो अच्छे से तैयार कर लें बेटा, होता है सिलेक्शन। तैयारी अच्छे से हो तो होता है। द कोच आज द एथलीट, द कोच आज द एथलीट, वाई। यहाँ तक तो ठीक है। अब देखिए, कभी भी अगर वाई सेंटेंस के बीच में आ जाए तो उसके तुरंत बाद में सब्जेक्ट आता है, ना कि हेल्पिंग वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है। दोनों गलत हैं, ये दोनों नहीं आएंगे। ऑप्शन नंबर 3 और 4 गलत हो गए। इसके तुरंत बाद में सब्जेक्ट आएगा। सर तुरंत बाद में सब्जेक्ट आएगा। यहाँ क्या आ रहा है? हैज़ हैव। हैज़ हैव बदलता है बेटा हैड में। यहाँ क्या आ रही है? सेकंड फॉर्म आ रही है, तो ये गलत हो गया। मैं बदलूंगा हैड में और फिर आएगी V3। ऑप्शन नंबर 2 विल बी माई फाइनल आंसर। क्लियर? आ जाइए क्वेश्चन नंबर 31 पर। 31 क्या बोल रहा है? आई मिस यू व्हेन यू मूव टू द अनदर बिल्डिंग। मैं आपको काफ़ी मिस करूंगा, यानी काफ़ी आपकी याद आएगी जब आप दूसरी बिल्डिंग में चले जाएंगे। ठीक है? तो अब भैया सेंटेंस में जब इस तरह की कंडीशन आए, बीच में वैन लगा हुआ हो और उसके इस साइड पे प्रेजेंट टेंस में हो, तो इससे जो पहला वाला सेंटेंस होता है वो हमेशा फ्यूचर में बनेगा। इसमें बनेगा फ्यूचर में। तो ये जो आई मिस लिखा हुआ है ना, आपको इस आई की जगह पर इसके पास में एक वर्ड जोड़ना पड़ेगा, आई विल मिस यू। क्या जोड़ेंगे? इसके अंदर एक वर्ड जुड़ेगा, हटेगा कुछ भी नहीं। ऑप्शन नंबर 3, आई विल मिस यू व्हेन यू मूव अनदर बिल्डिंग। आई के बाद में विल को आप ऐड करेंगे। ठीक है बेटा? कोई दिक्कत यहाँ पे समझने में? ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है 32 वाला, टू विन लॉरियल्स। ठीक है, टू विन, अरे अरे टू विन लॉरियल्स क्या? अच्छा, इडियम्स पूछा गया है। क्या पूछा गया है? ये मुहावरा पूछा गया, टू विन लॉरियल्स। इसका मतलब क्या होता है कि मतलब अपनी उपलब्धियों से कोई सम्मान प्राप्त करना।
जैसे आप बहुत अच्छा खेलते थे और आपके लगातार आप अपने स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा खेलते थे, आप रणजी ट्रॉफी में जीते, फिर आप स्टेट भी जीते, फिर उसके बाद में आपने आगे भी नेशनल खेला, फिर इंटरनेशनल खेला, तो आपने बहुत सारी उपलब्धियां हासिल कर ली, इस वजह से आपका बहुत सम्मान हो रहा है परिवार के अंदर। तो टू सिक्योर अ वेल पेइंग जॉब, एक अच्छी जॉब प्राप्त करना नहीं। टू विन एन ईजी बैटल, कोई आसान लड़ाई को जीत लेना नहीं। टू बी फूल्ड बाय अदर, दूसरों के द्वारा मूर्ख बनाया जाना नहीं। आपको कहना चाहिए टू अचीव ऑनर एंड ग्लोरी, सम्मान प्राप्त करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। 33 पर आइए, 33 क्या कह रहा है। 33 वाले क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखें तो वर्ड है हमारे पास में एक्यूमेन। एक्यूमेन का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो वाइज हो, ठीक है, बुद्धिमान हो, इंटेलिजेंट टाइप का बंदा हो। ठीक है, आपको बताना है इसका एंटीनिम, अपोजिट बताना है। गुड डिसीजन का मतलब सही फैसला। हैप्पीनेस मतलब खुशियाँ। स्टूबिडिटी का मतलब क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो फूल हो, मूर्ख हो। तो भैया ये व्यक्ति तो वाइज है, वाइज का अपोजिट क्या हो जाएगा, फूल। ऑप्शन नंबर 3 विल बी फाइनल आंसर। अच्छा सर, एंगर का मतलब क्या होता है, एंगर का मतलब होता है गुस्सा होना। ठीक है, अब ब्रेक अ लेग, पैर तोड़ देना। ब्रेक अ लेग मतलब पैर तोड़ना, अरे नहीं भैया, ब्रेक अ लेग का मतलब होता है किसी को गुड लक बोलना, है ना। जैसे आप पेपर देने जा रहे हैं और आपका फ्रेंड बोल रहा है बाहर सेंटर के बाहर, ब्रेक अ लेग, ब्रेक अ लेग, तो लोग क्या सोचेंगे, भैया ये पैर तोड़ने की बात कर रहा है ना। लोग इधर उधर भाग जाएंगे। और कहीं आप 6 फुट के और कोई आपसे बोल रहा है ब्रेक अ लेग, तो वो समझ लेगा ये आदमी तो कुछ अलग ही है। ब्रेक अ लेग का मतलब होता है गुड लक, किसी को क्या करना, गुड लक बोलना, अच्छा बोलना, भैया आशीर्वाद देना कि भाई आपका पेपर बहुत अच्छा जाए। मेरा दोस्त, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा सिलेक्शन हो, लेकिन उससे पहले मेरा हो जाए, है ना। सडन अटैक मतलब अचानक से अटैक करना है। एक्सीडेंट का मतलब होता है दुर्घटना, और ब्रेवरी का मतलब बहादुरी। ठीक है, ये नहीं होंगे ऑप्शन नंबर 1। चलिए 35 पर आइए, 35 पर क्या बोल रहे हैं। 35 पर आपको सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। तो बेटा डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए आपको चाहिए होते हैं इन्वर्टेड कॉमास। पहले में तो कुछ भी नहीं है, दूसरे में है, तीसरे में है, और ये जो रिप्लाइड वाला है ना, ये तो नहीं होगा। दूसरा और तीसरा चेक कर लीजिए 35 में से, या तो दूसरा होगा या तीसरा होगा। अच्छा, देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है वांट, यहाँ पे विश आ रहा है, यहाँ पे वांट आ रहा है। भैया ये विश क्यों आ रहा है, विश नहीं आना चाहिए, वांट ही आना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 विल बी फाइनल आंसर। क्लियर, ज्यादा विचार ही मत करो, हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए, आपको एक्टिव पैसिव वॉइस बनाना है। इसको कैसे बनाएंगे, आई विल फिनिश दिस बुक इन अ मंथ, मैं इस बुक को 1 महीने में कंप्लीट कर दूंगा। शुरू हो जाए। एक्टिव वॉइस से हम जा रहे हैं पेसिव वॉइस में, जब हमारे पास में विल शैल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। सो पेसिव वॉइस बनाते समय बेटा क्या कर देंगे आप, आपको करना पड़ेगा विल शैल के साथ में बी, और फिर आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या करना पड़ेगा, विल शैल बी और अब आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैं एक नया कलर ले लेता हूँ, मैं क्या डिफरेंट डिफरेंट कलर से पढ़ाऊंगा ना, थोड़ा मेरा मन लगेगा पढ़ाने में, ये तो मेरा मन नहीं लगता तो है ये। ठीक है, चलो, घर के बुद्धू घर को आए, पर्पल कलर फिर से देखते हैं क्या होता है। विल शैल है, ये तो वही है, विल के साथ में फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे वुड आ रहा है, गलत हो गया। यहाँ विल बी आ रहा है और थर्ड फॉर्म आ रही है। चलिए इसको थोड़ा सा मैं होल्ड करके रखता हूँ, इसको चेक करता हूँ। यहाँ पे विल शुरुआत में आ रहा है, शुरुआत में तो विल है ही नहीं है, वहाँ पे भी शुरुआत में विल नहीं है। जब विल शुरुआत में होता है तो शुरुआत में रखते हैं, जब विल बीच में होता है तो बीच में रखते हैं। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी अवर फाइनल आंसर। क्लियर टू यू। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 37। 37 क्या बोल रहा है, इट वर द फार्मर। भैया पहले ही एरर है, मत पढ़ो पूरा, मत पढ़ो मत पढ़ो मत पढ़ो, दिमाग मत दो ज्यादा। इट के साथ में वाज आएगा, पहले में ही एरर है यार, क्या पढ़ रहे हो आगे। हो गया आंसर, अब दिमाग क्यों लगा रहे हो, इतना टाइम नहीं है वहां पे, वहां तो ब्रेन क्लिक होना चाहिए। जैसे बटन दबाया तुरंत बल्ब स्टार्ट हो गया, ऐसा ब्रेन चाहिए वहां तो। 38 पर आइए, एंटेनिम आपको बताना है, वर्ड है प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब क्या होता है, समझदार, ऐसा व्यक्ति जो काफी ज्यादा समझदार हो। ठीक है, कॉशन का मतलब क्या होता है, सावधान, अलर्ट हो कोई बंदा। अनप्रूडेंट का मतलब क्या होगा, अनप्रूडेंट वर्ड तो होता ही नहीं है यार, ये होता नहीं है। इम्प्रूडेंट, इम्प्रूडेंट का मतलब क्या होता है, ये समझदार है तो ये थोड़ा सा कैसा होगा, जो ना समझ होगा, थोड़ा सा कैसा कर सकते हैं, ना समझ, जिसमें समझ की कमी हो, ना समझ। इंट्यूशन, इंट्यूशन का मतलब क्या होता है कि किसी चीज को देखकर इंट्यूशन होना, मतलब सहज ज्ञान होना। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बेटा, अपोजिट बताना है। ऑप्शन नंबर 3 विल बी माई फाइनल। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 39 पर आइए। 39 में क्या बताना है, जो अंडरलाइन किया गया पार्ट है उसको आपको चेंज करना है।
मिस्टर अहिरवार डिसओन्ड हिज सन एज ही वाज फाउंड टू बी इंडल्ज इन बर्गलरी। देखिए मिस्टर अहिरवार ने क्या किया, अपने पुत्र को डिसोन कर दिया यानी त्याग दिया जब उनको ये पता चला कि उनका जो पुत्र है वो जो है बर्गलरी। बर्गलरी का मतलब क्या होता है कि कहीं पर जाकर क्या करना, मतलब कहीं पर जाकर चोरी चपाटी करना, सेंधमारी करना है ना। सेंधमार होता है बर्गर का मतलब, तो वैसे मतलब चुपचाप से घुसकर चोरी वगैरह करना। तो पहला वर्ड है हमारे पास में स्नीकिंग। स्नीकिंग का मतलब क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो काफी ज्यादा चापलूस हो। कैसा हो बेटा बच्चा, चापलूस टाइप का हो, है ना, बटरिंग करता रहता हो। टीचर को हमेशा अपने वश में रखने के लिए क्या करते हैं बच्चे, बटरिंग करते हैं। हम अपने टीचर को वश में रखने के लिए चॉकलेटें देते थे ना। सॉरी सर, देख रहे हो तो कहते होंगे गधा कितना वो करता है। दस इन्वॉल्व इन स्मगलिंग। स्मगलिंग का मतलब क्या होता है यहाँ पे, तस्करी। ठीक है, तस्करी करना। रस्टलिंग का मतलब क्या होता है, पेड़ पौधों की जो सरसराहट होती है ना, वो होती है इसके अंदर। ठीक है, सरसराना। अब स्टीलिंग का मतलब क्या होता है, चोरी करना। तो भैया उसने क्या की, चोरी की, जब भी तो माता पिता ने बाहर फेंक दिया, जब तो पिताजी ने बाहर फेंक दिया उसको, पुत्र को। चोरी कर रहा था वो। 40 पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है। 40 वाले का क्वेश्चन का देखिए, एवरी वर्ड एंड एवरी लाइन इन द वर्क्स ऑफ द जॉन कीथ एक्सप्रेस हिज एप्रिसिएशन ऑफ द नेचर ब्यूटी। देखिए हर शब्द और हर लाइन, जॉन कीथ की कविता का हर शब्द हर लाइन प्रकृति की सुंदरता का बखान करता है। एक ट्रिक मैं आपको बताऊं, कभी गलत नहीं हुआ। कभी भी सब्जेक्ट के रूप में ईच या एवरी दिख जाए, कभी भी, चाहे एवरीबडी हो, चाहे एवरी वन हो, एवरीथिंग हो, एवरी वन ऑफ देम या ईच ऑफ देम, ये कभी भी सब्जेक्ट के रूप में आ जाए तो गारंटीड है उसके बाद में हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। बस सोचो मत। एवरी आ गया, वर्ब ढूंढो एक्सप्रेस। एक्सप्रेस आ गया, क्या करोगे इसमें, कौन सी वर्ब लगेगी, ईएस। क्या जुड़ेगा इसमें, एक्सप्रेस में क्या जुड़ जाएगा बेटा, एक्सप्रेसेस हो जाएगा, ईएस जुड़ जाएगा तो वर्ब हो जाएगी सिंगुलर। जब वर्ब में एस या ईएस जुड़ जाता है तो वर्ब हो जाती है सिंगुलर, है ना। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, कंफ्यूजन क्रिएट करता है। जैसे हम क्या पढ़ते हैं, हमने स्कूल डेज में पढ़ा कि सर बुक है, बुक में एस लगाते हैं तो बुक प्लूरल हो जाता है। लेकिन जब हम स्कूल से जितनी भी वर्ब पढ़कर आए हैं वो सब प्लूरल वर्ब पढ़ी हैं, ये प्लूरल वर्ब है। लेकिन जब मैंने गो में ईएस लगा दिया ना तो ये वर्ब हो गई सिंगुलर वर्ब। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। 41 पे आ जाए। 41 देख लेते हैं बेटा क्या बोल रहा है। वन स्ट्रिंग वाज हैंडेड डैश बाय द म्यूजिशियन टू द शॉपकीपर फॉर रिपेयर। एक तान म्यूजिशियन के द्वारा शॉपकीपर को दी गई रिपेयर करने के लिए। अच्छा, एक एक तान, वन स्ट्रिंग, ये क्या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। वन स्ट्रिंग क्या है, एक तारा। ठीक है, तो क्या किया गया, हैंडेड ओवर किया गया होगा, सुपुर्द करना। हैंडेड ओवर का मतलब क्या होता है, सुपुर्द करना यानी देना। ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 पर आइए। 42 क्या कह रहा है इसको समझ लें। यहाँ वाज एवर आ रहा है और क्या आ रही है बेटा, थर्ड फॉर्म आ रही है। हम बनाएंगे दोबारा से फॉर्मूला, और प्लीज 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 आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये वाला फॉर्मूला अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, कई लोग तो ये सोच रहे होंगे, सर बोल रहे होंगे लाइक शेयर कर लीजिए। भैया वो तो होते रहेंगे, लेकिन ये फॉर्मूला जरूर तैयार कर लो, ये आएगा पेपर में, है ना। तैयार करो, इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जा रहा है ये वाला फॉर्मूला। वाज वर्ग के साथ में थर्ड फॉर्म है। आपको क्या चाहिए, एक्टिव वॉइस, वर्ब की सेकंड फॉर्म बनानी है। यहाँ पे वाज आ रहा है, थर्ड फॉर्म आ रही है, गलत है। पहला खेल हो गया। यहाँ पे हैड आ रहा है, ये भी खेला हो गया। यहाँ पे इज आ रहा है, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे क्या रही है, लाफ्ट, सेकंड फॉर्म आ रही है। तो माय फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर। क्लियर, बढ़ू जवानों अब आगे की तरफ। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 43 पर। 43 क्या बोल रहा है, समवन हैज डैश माई पॉकेट इन द बस एंड आई हैव नो मनी नाउ। अब किसी ने मेरी पॉकेट मार ली और मेरे पास अब पैसा नहीं है, बस के अंदर मैं यात्रा कर रहा हूँ। तो पहले देखिए टोर। टोर का मतलब क्या होता है, ये टीयर की सेकंड फॉर्म होती है टोर। टीयर का मतलब होता है किसी चीज को फाड़ कर अलग करना। लुक्ड मतलब देखना होता है, सी। ये ब्रेक की जो सेकंड फॉर्म होती है ब्रोक। और यहाँ पे पिक्ड पॉकेट, पिक पॉकेट का मतलब क्या होता है, चोरी कर लेना। सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। ठीक है, किसी ने मेरी जेब को किसी ने मेरी जेब चुरा ली है ना? अब आ गया ये क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। इन इंडिया एज परहैप्स इन मैनी अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड ट्रीज हैव बीन हेल्ड द वेनरेशन। वेनरेशन का मतलब क्या होता है, पूजा पाठ करना, किसी की उपासना करना। सिंस डैश टाइम,
देखिए भारतीय सभ्यता के अंदर कई युगों से पेड़ पौधों की प्रकृति की पूजा की जा रही है। तो भैया किस समय से की जा रही है? पुराने समय से। विंटेज का मतलब तो क्या होता है? अंगूर होते हैं ना, जो अंगूर की जो पैदावार होती है उसको विंटेज बोला जाता है, ये नहीं होगा। एंटिक का मतलब होता है कोई व्यक्ति काफी अनोखा हो। रे 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 रुक जाओ महाराज, क्या कहाँ चले, आ जाओ ना। हाँ, एंटिक का मतलब क्या होता है? अनोखा। रेट्रो का मतलब दोबारा से लेकर आना किसी चीज को। एंशियंट का मतलब होता है पुराने समय से, यानी प्राचीन काल से। प्राचीन काल से ही हम पेड़ पौधों की पूजा करते हैं। ठीक है। 45 पर आइए। 45 पर आपको पैसिव वॉइस बनाना है, और इसको बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है? जब भी कभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस यस लग जाता है तो उसको कंपटीशन लाइन में फिफ्थ फॉर्म बोला जाता है। तो उसका पैसिव वॉइस बनाते समय आपको यूज़ करना पड़ेगा इज एम आर के साथ में थर्ड फॉर्म। क्या यूज़ करोगे? इज एम आर के साथ में थर्ड फॉर्म। तो शुरू हो जाइए। द क्लोज तो सभी में ही है, क्लोज प्लूरल है, ये ध्यान रखेंगे। यहाँ वाज आ रहा है, गलत है ये। यहाँ पे वर आ रहा है, ये गलत है। अब देखिए क्लोज के साथ में इज आएगा कि आर आएगा? बताइए सर जी, क्लोज तो प्लूरल है तो इज तो नहीं आएगा, क्या आएगा? आर। ऑप्शन नंबर 2 विल बी माय फाइनल आंसर। क्लियर? अब आ जाइए 46 पर। 46 पे ईडियम बताना। अरे यार अच्छा अंडरलाइन नहीं किया। द न्यू प्रोडक्शन टारगेट्स हैव स्टेयर अप अ हॉर्नेस्ट नेस्ट। पहले तो इसको अंडरलाइन करिए। स्टेयर अप अ हॉर्नेस्ट नेट। स्टेयर अप का मतलब होता है भड़काना, और हॉर्नेट नेट का मतलब क्या? हॉर्नेट क्या होती है? जो मधुमक्खी होती है ना, मधुमक्खी, मधुमक्खा ऐसा रहता है ना, ततैया टाइप का। ततैया होता है, ततैया, हॉर्नेट, हाँ वही होता है। ठीक है। तो अगर उसके छत्ते को हम छेड़ेंगे तो क्या करेंगे? मतलब आ बैल मुझे मार, ऐसी स्थिति है ना। मुसीबत को बुलावा देना। किसको बुलावा देना भैया? मुसीबत को बुलावा देना, यानी विवाद उत्पन्न करना। विवाद उत्पन्न करना, विवाद खड़ा करना, या विवाद की स्थिति को बनाना। टू कन्फेंस विदाउट रिजर्व, अपनी बात को कन्फेंस करना नहीं। टू प्रिजर्व वन एनर्जी, एनर्जी को बचा के रखना नहीं। गेन प्रोमिनेंस, ये भी नहीं होगा। रेस कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सी का मतलब होता है झगड़ा होना। ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल आंसर। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 45 पर आइए। 45 क्या बोलता है? कोलोसल का मतलब होता है बड़ा, कोई विशाल काय हो। ह्यूज, मैमथ, एलिफेंटाइन, बिग, एमॉर्फस, बहुत सारे हैं इसके। ठीक है। इररिलेवेंट का मतलब क्या था? असंगत। ठीक है, जो किसी से जुड़ा नहीं हो, डिफरेंट। ऑथेंटिक का मतलब क्या होता है? जो बिल्कुल रियल हो, जेन्युइन हो। माइटी का मतलब होता है बेटा ताकतवर, यानी स्ट्रांग हो, पावरफुल हो। ठीक है। अप्रोप्रिएट का मतलब होता है योग्य हो, जो किसी के लिए सुटेबल हो, बिल्कुल। ठीक है। अभी हमको चाहिए कोलोसल। कोलोसल का मतलब क्या होगा? कि काफी विशाल काय हो, है ना, और जो काफी ज्यादा ताकतवर जैसा हो, तो माइटी। ऑप्शन नंबर 3 विल बी फाइनल। ठीक है। सर विशाल और ताकत का अंतर क्या है? जैसे कोलोसल का मतलब हो सकता है किसी के पास में बहुत बड़ी ताकत हो, यानी प्रचंड। प्रचंड का मतलब क्या होता है? बड़ा कुछ। ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 विल बी फाइनल। 48 पर आइए। 48 क्या बोल रहा है? 48 के अंदर आपको दिए गए सेंटेंस में एरर ढूंढनी है। द न्यूली एडमिटेड, पहले तो ये देखा करो टेंस कौन सा। द न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट कुड भी पास्ट टेंस है। नॉट एसेस द लाइब्रेरी बिकॉज दे हैड नॉट येट बीन गिवन देयर आईडी कार्ड। देखिए जो नए बच्चों का एडमिशन हुआ है उनको लाइब्रेरी का एक्सेस नहीं मिल सकता है, क्योंकि उनको अभी तक एडमिट कार्ड नहीं मिले हैं। देखिए कभी सेंटेंस में यट आ जाए, क्या आ जाए? यट। तो ये जब यट आता है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बताता है। किसको बताता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। तो यहाँ पे हैड नहीं आएगा, यहाँ पर हैव आएगा, ये ध्यान रख। ठीक है। क्या आना चाहिए? यहाँ पर हैव आना चाहिए। यही तरीका है। देखने में हमको ये लग रहा था कि सब कुछ पास्ट टेंस में होना चाहिए, लेकिन नहीं बेटा। फिर हमको अचानक से याद आया कि जब यट लगता है ना तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बताता है। ऑप्शन नंबर 4 विल बी माई फाइनल आंसर। 49 पर आइए। 49 क्या कह रहा है बेटा? 49 वाले क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है एप्लॉम। इसके बारे में देख लेते हैं। सिनोनिम पूछा जा रहा है। द इंटरव्यू टैकल्स द क्वेश्चन ऑफ द इंटरव्यूअर विद द सब्सटेंस एप्लॉम। देखिए आप जैसे मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ, तो मैं आपसे इंटरव्यू पूछने वाला हूँ। तो आपने जो इंटरव्यू दिया उसमें आपने कैसे दिया इंटरव्यू? आत्मविश्वास से। कैसे दिया? स्वयं के विश्वास पर। एप्लॉम का मतलब वैसे क्या होता है? संयम होता है। और इसका एक मीनिंग और होता है स्वयं पर विश्वास करना। ठीक है। स्वयं पर विश्वास, आत्मविश्वास। ठीक है। सो बर्ड दिया हुआ हमारे पास कैमेरेडियर। इसका मतलब क्या होता है? किसी भी चीज के बारे भाईचारा।
क्या होता है इसके अंदर? मित्रता होती है, फ्रेंडशिप होती है, भाईचारा, भाई भरा लिख दिया मैंने भाईचारा। हाँ, जो भाई जो चारा जो चारा खाता रहता है वो भाईचारा है। सेल्फ एश्योरेंस, एश्योरेंस का मतलब क्या होता है? विश्वास, यही हो जाएगा आंसर, खुद पे विश्वास होना। अच्छा, हॉस्टिलिटी का मतलब क्या होता है? शत्रुता, एनमिटी। और सेकंड यहाँ पे क्या दिया हुआ है? सेंक्टिटी, सेंक्टिटी। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? कोई चीज़ काफ़ी ज़्यादा पवित्र हो। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। क्लियर? अच्छा चलिए, आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसको करने से पहले मैं आपको कुछ याद दिला दूं। रोजाना रात को 9 बजे हम एसएससी स्टेनो के पेपर को अपलोड कर देते हैं आपका यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा हो गिवन क्वेश्चन के अंदर तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखिए। सर मेरे को सिनोनिम्स नहीं मिले हैं, सर मेरे को एंटोनिम्स नहीं मिले हैं, सर मेरे को इडियम एंड फ्रेजेस नहीं मिले, वन वर्ड्स नहीं मिले। आप लिखिए मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर, आपके पास पहुंच जाएंगे। 24 आवर्स तब होंगे जब आपके पास पहुंच जाएंगे। ठीक है, आप लिखिए उसको तत्काल में। और कोई भी डाउट हो प्लीज़ लास्ट मोमेंट के लिए ना बैठे, वीडियो देख लिया तुरंत ही लिख कर भेजिए आप। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी नीचे फ्लैश हो रहा है। कुछ नहीं समझ में आ रहा, रजिस्टर से लिखो, मेरे को फोटो खींचकर सीधा शेयर करो मेरे को व्हाट्सएप पर, मैं वो भी चेक करूंगा मैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर विजडम का मतलब क्या होता है पहले ये समझिए। विजडम का मतलब होता है किसी व्यक्ति की इंटेलिजेंस। ठीक है। कॉम्पिटेंस का मतलब क्या होता है? किसी चीज की कैपेबिलिटी, यानी क्षमता, कैपेबिलिटी। इम्बेसिलिटी का मतलब क्या होता है? कोई मूर्ख हो। कॉन्जेंसी का मतलब क्या होता है? किसी पर यकीन करना, कोई चीज बिल्कुल सर्टेन हो, बिल्कुल सही हो। और डेक्सटेरिटी का मतलब क्या होता है? निपुणता, कोई व्यक्ति काफी ज्यादा स्किल्ड हो। अभी इंटेलिजेंस है, हमको बताना है एंटोनिम। इंटेलिजेंट का उल्टा क्या हो जाएगा? इम्बेसिलिटी, यानी फूल। ऑप्शन नंबर 2 विल बी माय फाइनल आंसर। क्लियर? चलिए, अब नेक्स्ट सेशन के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर पूरा अप टू 100 तक मैं आपको करवाने वाला हूँ नेक्स्ट सेशन के अंदर। आज के सेशन में इतना ही रहेगा। बेटा अच्छे से तैयारी करें। देखिए आपके घर की परिस्थिति बहुत गंभीर है, समझिए आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है बेटा। जिनकी परिस्थिति अच्छी है तो उनको भैया अपने वर्चस्व बनाने के लिए, अपनी इज्जत के लिए पढ़ना है। और जिनके घर की परिस्थिति खराब है भैया, उनको तो इज्जत भी बनानी है प्लस अपना घर भी संभालना है, तो पढ़ना पड़ेगा बेटा। मैं आपके साथ में हूँ, आपको कोई भी डाउट आ रहा है प्लीज़ मुझसे पूछिए आप। ठीक है बेटा। तो जब तक के लिए सारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी करें बेटा आप लोग।